नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। साथियों, आज का जो सेशन है ये रिट मेंस में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है उसमें कुछ विशेष कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं विशेषकर उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई प्रकार के कमेंट, बहुत ही ज़्यादा संख्या में कमेंट्स मेरे पास पिछले जो वीडियो अपलोड किया उस पर आए हैं। तो सभी का वहाँ से जवाब देना मुश्किल हो जाता है समय के अभाव की वजह से। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर अपनी चर्चा करेंगे जो ज़रूरी भी हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आय प्रमाण पत्र की। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट जो है उसके संदर्भ में कई मैसेज आए और कई प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो बच्चों ने मेरे को बताई है। सबसे पहला सवाल तो ये था कि आय प्रमाण पत्र दो पेज वाला या 4 पेज वाला सर कौन सा बनवाएं। तो देखो, इसमें आय प्रमाण पत्र अपने दोनों ही चल जाते हैं। आपकी सहूलियत के अनुसार आप अगर 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहो तो वो बनवा लेना। अगर 2 पेज वाला आय प्रमाण पत्र एक पेज में भी आता है, लेकिन फिर भी आप 4 पेज वाला जो आय प्रमाण पत्र है वो बनवा लीजिए। अब दूसरी बात, आय प्रमाण पत्र के संदर्भ में दूसरा पॉइंट ये है कि आय प्रमाण पत्र सर किसके नाम का बनवाएं। एक बच्चे को इसके संदर्भ में जवाब दे दिया, दूसरा बच्चा भी उसी प्रकार से कमेंट करके पूछ रहा कि सर आय प्रमाण पत्र किसके नाम का बनवाएं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आय प्रमाण पत्र जो है वो पिता के नाम से ही बनता है हमेशा। ठीक है, अपने पिता के नाम से। अगर आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें अपनी आय 2.5 लाख से इनकम जो है वो कम दर्शाई है तो आपको आय प्रमाण पत्र निश्चित रूप से पेश करना पड़ेगा। ठीक, और वो पिता के नाम का ही बनेगा। अब दूसरी कंडीशन, इसमें तीसरी कंडीशन ये आती है, एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया किसी गुड़िया का, उसने कहा कि सर आय प्रमाण पत्र अगर पिता के नाम का बनेगा तो मेरे तो माता पिता दोनों ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप विवाहित हो और आपके माता पिता की डेथ हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें यह था कि एक बच्चे का यह भी कमेंट था कि सर मेरे माता पिता दोनों ही नहीं हैं और मेरा तलाक हो चुका है, तो मैं पति के नाम का भी आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकती और जो माता पिता हैं वो भी नहीं है, तो किसके नाम का आय प्रमाण पत्र बनवाएं। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उसके संदर्भ में आप एफिडेविट लिखवा लें और अपने माता पिता का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको आप साथ में ले जाएँ, तो इसका यही सॉल्यूशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं बात करूँगा जो विशेष कैटेगरी में, जैसे डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएँ हैं, परित्यक्ता महिला, तो उन बच्चियों के भी काफ़ी कमेंट आए थे। इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो आपकी डिग्री है जो न्यायालय के द्वारा दी जाएगी, तो जो विज्ञप्ति अपनी रिट की जारी हुई थी उसमें यह स्पष्ट मेंशन किया था कि आपके पास जो तलाक की जो डिग्री है वो जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले की होनी चाहिए। अगर उससे पहले कि आपके पास है तो ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये आता है कि फिर भी आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कोई प्रोविजनल या कोई अस्थायी डिग्री आपको न्यायालय कोई दे सकता हो, तो वो आप एक बार पेश करके वहाँ देख सकते हैं अगर वो मानते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। अब कुछ वीडो कैटेगरी की महिलाएं थी, बहनें, उनका भी कमेंट आया था कि सर विधवा का कोई अलग से प्रमाण पत्र होता है या पति का डेथ सर्टिफिकेट है उससे काम चल जाएगा। तो देखो, इसमें अगर आप पति का डेथ सर्टिफिकेट लगा देते हो तो वो एक तरह से मान्य हो जाता है, लेकिन इसका एक परफॉर्मा भी आता है जो बेसिक परफॉर्मा आपको भर के ले जाना होता है। उसका जो परफॉर्मा है वो आपको कहीं मिल जाएगा, नहीं भी है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, मेरे पास वो परफॉर्मा है, मैं आप लोगों को वो सेंड कर दूंगा। मेरे ख्याल से उसकी इतनी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी नहीं, तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में बात करते हैं एफिडेविट की, जो शपथ पत्र लगना है। तो मैं आपको बताऊं, जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं उनमें छोटी मोटी त्रुटियां हैं, जैसे कोई स्पेलिंग वगैरह की, तो उसमें आप एफिडेविट लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एफिडेविट के माध्यम से वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए जैसे नाम में ही भिन्नता है। एक बच्चे कमेंट आया था कि सर एक 10वीं की मार्कशीट में कमला नाम है और 12वीं की मार्कशीट में माता का नाम विमला दिया हुआ है, तो ये तो पूरा ही फेरबदल होगा, इसका मतलब कैंडिडेट ही और है, इसमें आपकी पहचान ही और दर्शाई जाती है। तो आप अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, स्पेलिंग वगैरह या माता पिता के नाम में स्पेस में कोई दिक्कत होती है या कोई सरनेम जैसी समस्या है, तो इसमें तो आप शपथ पत्र लगवा लेना। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि शपथ पत्र वहाँ पर जहाँ पर अपने को डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाएंगे वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा क्या। शपथ पत्र अपने को नोटरी के द्वारा लिखवा करके मोहर वगैरह लगा के फिर ले जाना होता है। तो क्या पता जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स है तो बुलाया जाए, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि वहाँ पर आपको ना मिले, और मिले भी तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिया जाएगा फिर वहाँ से इमरजेंसी में। तो इससे अच्छा बेहतर यही होता है कि अपने आप को पहले तैयार कर लो, पहले जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, सर्टिफिकेट वगैरह या शपथ पत्र वगैरह, वो जहाँ पर आप निवास करते हो वहाँ से पहले ही बनवा के ले जाएँ। ठीक है। अब एक बात ये थी कि अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, बात चरित्र प्रमाण पत्र की हुई थी। अब एक बच्चे का कमेंट मैं आपको बताऊं, जैसा मेरे याद है, एक बच्चे ने ये कहा था कि सर मैंने BSTC पता नहीं किस हिसाब से की, मैं गया ही नहीं कॉलेज में। ठीक है, और BA भी मैंने जहाँ से की वो भी मैंने प्राइवेट की है, तो मेरे को जो BA की कॉलेज वाले हैं वो भी अंतिम संस्था का प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट वालों को शायद मुश्किल ही देते हैं, और जहाँ से मैंने STC की वो भी मेरे को अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहाँ से लेके आऊँ। अगर आपको BSTC की जो कॉलेज वो नहीं दे रहे हैं या BA वाले नहीं दे रहे हैं तो आपने MA की नहीं है, तो इस स्थिति में जहाँ से आपने कक्षा 12 उत्तीर्ण की है उस उच्च माध्यमिक विद्यालय से आप वहाँ से लिखवा करके ला सकते हो, क्योंकि रेगुलर आप अंतिम संस्था आपकी वही रही है, तो वहाँ से भी आप चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के एक बार लगा सकते हो। 3 गजिस्ट्रेट ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं।
तो उसमें आप किसी भी व्याख्याता के कोई डॉक्टर है तो उसके साइन करवा के वो तो आसानी से आप लोगों के बन जाएंगे, वो 6 माह पुराने नहीं होने चाहिए। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि जहाँ से हमने बीएड की वहाँ से हमने 2013 में ही चरित्र प्रमाण पत्र ले लिया था, क्या वो कॉलेज वाले हमारे को दोबारा चरित्र प्रमाण पत्र दे देंगे? तो देने को तो देते हैं। मैंने 2 बार मेरे बीएड कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया है। बीएड वालों के पास अनेक परफॉर्मे पड़े होते हैं, वो भर के सील लगा के आपको दे देंगे। ऐसा तो है नहीं उनको कोई बहुत बड़ी उसमें लेखा जोखा रखना पड़ता है। चरित्र प्रमाण पत्र लिया, आपका डाटा देखा और उसमें मेंशन किया भाई इस टाइम का एडमिशन है और मोहर लगा के दे देंगे आपको। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित। ये बात क्लियर हो गई। जाति प्रमाण पत्र के लिए मैंने कुछ और राय बताई थी कमेंट में। कई बच्चों ने कहा कि जो विज्ञप्ति जारी हुई उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूं कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड अलग प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता है। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। आरपीएससी छोटी मोटी चीज़ों के लिए बच्चों को प्रताड़ित कम करते हैं, अधीनस्थ बोर्ड छोटी छोटी चीज़ों के लिए टॉर्चर करेगा आपको, और वो आपको प्रोविजनल सूची में भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास पुराना है, अगर संभव है तो आप नया प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनवाने की कोशिश कीजिएगा अगर बनता है तो। ठीक है, उसके पश्चात कुछ टीएसपी और नॉन टीएसपी के संदर्भ में मेरे पास कमेंट आए थे, शायद मेरी याद है ऐसा कुछ। उन्होंने कहा कि हमारे पास टीएसपी वाले बच्चे, सुन लेना, सही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टीएसपी का अलग से प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, जो टीएसपी का प्रमाण पत्र होता है उनको मूल निवास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्या पता अधीनस्थ बोर्ड के जो दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम में जो भी कर्मचारी बैठते हैं वो ये कह दें कि आपका जो टीएसपी का जो प्रमाण पत्र है वो तभी वैध या मान्य किया जाएगा जब आप इसके साथ का मूल निवास प्रमाण पत्र पेश करोगे। तो ऐसी स्थिति में अगर संभव हो तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र टीएसपी वाले बच्चे जो हैं वो बनवा लेना। ठीक, अब जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ। उनके भी 3-4 कमेंट्स मेरे पास आए थे। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको अपनी एनओसी, ठीक है, जो रिटायरमेंट के समय वो अपनी पासबुक वगैरह लेकर आए थे, उसकी 2 कॉपी और ओरिजिनल तो लगेगी वहाँ पर। ठीक है, तो वो आप लोगों को लगानी है। उसके अलावा जो भी आवश्यक दस्तावेज जो अन्य उम्मीदवारों के लिए हैं, अभ्यर्थियों के लिए हैं, तो वो चीज़ें तो आपके लिए भी लागू होंगी। और कोई एज वगैरह में छूट का आपका कोई अलग प्रावधान है तो इसका मेरे को अभी फिलहाल इतना नॉलेज है नहीं। ठीक है, तो आपकी एनओसी वगैरह और अन्य कोई दस्तावेज जो आपके जो आर्मी से संबंधित है तो वो ज़रूर आपको लेकर के उपस्थित होना है। ये बात हो गई। अब जो एलडीसीपी वाले हैं बच्चे हैं, जो दिव्यांगजन भाई हैं, उनका तो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं। बाकी उनको भी जो अपने कितना विकलांग वगैरह का जो भी उन्होंने बनवा रखा है दिव्यांगजन का, तो उसको वो साथ लेके जाएं। मेरे को ये नहीं पता कि किस कैटेगरी में कितना इनका कोटा होता है, ज़्यादा नॉलेज मैं आवश्यक बताऊंगा नहीं। लेकिन जो भी दस्तावेज जिस कैटेगरी में जितने % में आपने भर रखा है, भाई मेरे इतनी दिव्यांग हूँ मैं या इतना विकलांगता का मैंने भर रखा है, तो उस हिसाब से जो भी आपका सर्टिफिकेट है तो उसको वो साथ ले करके जाना है। हाँ, कई बच्चों ने फॉर्म फिल करते समय जब फॉर्म भरा था उसमें त्रुटियाँ की हैं। किसी ने बीएसटीसी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रखी है और वहाँ पर दूसरी चीज़ फिल हो गई। तो अपने को पता है कि दस्तावेज सत्यापन के समय अपने को स्क्रूटनी फॉर्म दिया जाता है और वही फॉर्म मान्य होता है। पूरी सर्विस आप करोगे तब तक वो फॉर्म आपका काम आएगा। वो 4-5 पेज का फॉर्म होता है, वो शायद अब की बार ऑनलाइन आप अपलोड करोगे उस समय वो भरा जाएगा और वहाँ से उसकी प्रति निकाल करके आप लोगों को साथ ले जानी है। पहले ऑफलाइन देते थे, मैंने 2nd ग्रेड में करवाया था 2018 में आरपीएससी में। उस समय उसकी प्रति निकाल के ले जानी होती थी बिना भरे, और फिर हमने हाथ से उसको भर करके वहाँ पर आरपीएससी में जमा करवाया था। अब मेरे ख्याल में ऑनलाइन भरा जाएगा, उसकी प्रति निकाल के अपने को साथ लेकर के जानी है। जो अपना एडमिट कार्ड जो एग्जाम का है उसको भी साथ लेके जाना है। जो फॉर्म पहले फिल किया उसको भी साथ लेके जाना है। अन्य आवश्यक दस्तावेज हैं। हाँ, प्रोविजनल डिग्री की बात हो रही थी। अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है बीएड की या बीएसटीसी की या बीए की किसी भी चीज़ की, तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री तो होगी। प्रोविजनल डिग्री आप ले जा सकते हैं, वो डिग्री एक बार मान्य कर देंगे आपकी, और फिर जैसे आपको उपलब्ध होती है आपको विभाग में जमा करवानी, वो बाद में तो पड़ेगी। ठीक है, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको मैंने पहले बता दिया था कि अदर स्टेट से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, कई बच्चे पंजाब से हैं, कई बच्चे हरियाणा से हैं, सभी बच्चे सामान्य कैटेगरी में ही आने वाले हैं। किसी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर राजस्थान में आप लोगों को सामान्य कैटेगरी में ही गिना जाएगा और आपकी जो कट ऑफ कटेगी वो सामान्य कैटेगरी के हिसाब से ही काटी जाएगी। भले आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी में हैं और आपका मूल निवास अदर स्टेट का है तो निश्चित रूप से आप सामान्य कैटेगरी जो है उसमें भागीदार होंगे। ठीक है, कट ऑफ भले ही कितनी आप लोगों की जाती हो। मोटी मोटी बातें यही थी, काम की बातें, और तो अन्य बातें सारी हो चुकी हैं पिछले वीडियो में। ये बातें मैं लेकर के इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मेरे पास काफ़ी संख्या में शायद 150 से ऊपर कमेंट हो गए थे और अलग अलग बच्चे की अलग अलग राय थी। तो छोटी मोटी याद रखना, जो छोटी दिक्कतें हैं उनमें जो एफिडेविट है वो चल जाएगा, लेकिन कहीं मेजर प्रॉब्लम है, नाम में ही भिन्नता है, तो उस चीज़ को आप विशेष रूप से, हाँ ये बात मैं आपको एक और बताऊँ, अगर आपके नाम में ही प्रॉपर दिक्कत है, जैसे पिता का नाम किसी में अलग, किसी में मांगे लाल है, किसी में मांगे राम है, तो ये भी भिन्नता है।
आगे वाले जो शब्द हैं इसमें भिन्नता है। ऐसी त्रुटियों को या तो आप अजमेर बोर्ड जा करके आपके पास समय है तो ठीक करवाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में एफिडेविट चलेगा नहीं, मेजर प्रॉब्लम है। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर प्रोविजनल सूची में आप लोगों को रख देंगे, फिर दिखते आएंगे, फिर आपको वो चीज़ करवानी पड़ेगी। तो अच्छे से सावधानीपूर्वक जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं उनको लेकर के उपस्थित होइएगा। किसी भी प्रकार की और कोई समस्या हो तो आप सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे नंबर भी आप लोगों के पास होंगे, मैसेज करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।